नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चालू वित्त वर्ष में कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। खुली बाजार बिक्री योजना के तहत 26वीं नीलामी आयोजित। मूल्य नियंत्रण के लिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 13,164 मीट्रिक टन चावल की बिक्री। भारतीय जूट निगम ने पेश किया पाट मित्रों ऐप। किसानों को बेहतरीन जूट की खेती और अधिकतम आय अर्जन से संबंधित विभिन्न मामलों पर मिलेगी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐप से उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सकते हैं जूट किसान। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से धान खरीदी के लिए जारी किए नए आदेश। 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदेगी सरकार। किसानों को प्रति एकड़ मिलेगा 23,000 रुपए का फायदा। और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। कई शहरों में ठंड के कारण स्कूलों ने अपनी टाइमिंग्स में भी किया बदलाव। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर के साथ बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का कहर। और अब समाचार विस्तार से। देश में चावल, गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 13,164 मीट्रिक टन चावल की बिक्री की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक ये बिक्री 26वीं नीलामी के जरिए की गई है। केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार की बाजार में मूल्य नियंत्रण की पहल के लिए एक हिस्से के तौर पर गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक नीलामी आयोजित की जाती है। 26वीं नीलामी में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 1.93 लाख मीट्रिक टन चावल की बोली लगाई गई थी। ई नीलामी में 2,178.24 रुपए क्विंटल के हिसाब से 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2,905.40 रुपए क्विंटल के औसत मूल्य के हिसाब से 13,164 मीट्रिक टन चावल बेचा गया। और इसके अलावा ई नीलामी में एलटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए केवल 50 मीट्रिक टन गेहूं और एचटी बिजली कनेक्शन वाले बोलीदाताओं के लिए 250 मीट्रिक टन गेहूं की इजाजत दी जा रही है। यह कदम स्टॉक की जमाखोरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि बोलीदाता द्वारा खरीदा गया अनाज बाजार में जारी किया जा सके। मूल्य नियंत्रण के लिए 3.46 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 13,164 मीट्रिक टन चावल की बिक्री हुई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां किसानों को बेहतरीन जूट की खेती और अधिकतम आय अर्जन से संबंधित विभिन्न मसलों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय जूट निगम ने एक ऐप पेश किया है। भारतीय जूट निगम के अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा मंत्रालय के सचिव रचना शाह ने पाट मित्रों ऐप पेश किया और इसमें जूट वर्गीकरण मापदंडों, जूट ICARE जैसी किसान केंद्रित योजनाओं, मौसम का पूर्व अनुमान और खरीद नीतियों की जानकारी भी शामिल होगी। JCI के महाप्रबंधक के मजूमदार ने कहा कि पाट मित्रों जूट किसानों को समर्थन देने और उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना तकनीकी प्रगति और बाजार के अवसरों तक अधिक पहुंच के साथ भारतीय जूट किसान अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सकते हैं और सतत विकास में योगदान कर सकते हैं। और धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बनी नई सरकार ने किसानों से धान खरीदी के लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान की खरीदी की जाएगी। सरकार के अनुसार राज्य में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। और धान की खरीदी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान बेचने पर लगभग 23,355 रुपए का अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को राज्य के किसान भाइयों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3,716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।
बात करें मौसम की तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। यूपी के गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे की घनी परत दिखाई दी। प्रयागराज भी घने कोहरे की चपेट में है। अलीगढ़ में शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मेरठ और कानपुर में भी लोग शीतलहर और कोहरे की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ और कानपुर समेत कोहरे की चपेट वाले शहरों में गाड़ियां धीरे धीरे चलती दिखाई दी। उधर हरियाणा के करनाल में भी कोहरे और शीतलहर से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। शहर में यातायात व्यवस्था के साथ साथ आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है और साथ ही ठंड के कारण स्कूली छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। कई शहरों में ठंड के कारण स्कूलों ने अपनी टाइमिंग्स में भी बदलाव किए हैं। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण का कहर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में जहांगीरपुरी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक 431 रहा। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा की गति कम होना और स्थानीय परिस्थितियां हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। और तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। थूथुकुडी और तिरुनेलवेली के पलायमकोट्टी में जल भराव के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जल जमाव के कारण यातायात भी बाधित हो गया है। एनडीआरएफ की टीम थूथुकुडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के घरों में जाकर उन्हें राहत सामग्री वितरित कर रही है। थूथुकुडी के अलावा तिरुनेलवेली, तेनकासी और कन्याकुमारी भी भारी बारिश के कारण परेशानियों से जूझ रहे हैं और इस बीच केंद्र ने तमिलनाडु को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजधानी नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में गांधी शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। 24 दिसंबर तक चलने वाले मेले के जरिए कारीगर, शिल्पकार और बुनकरों के अनूठे शिल्प व विविध हथकरघा उत्पादों को बेहतरीन बाजार मिल रहा है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में शिल्प मेले का आयोजन चल रहा है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार में देश के 75 हस्तशिल्प कारीगरों, 10 हथकरघा बुनकरों और 10 खादी बुनकरों के स्टॉल लगे हैं। मेले में भाग लेने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि यह मेला कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे जनता को बेचने का बेहतरीन माध्यम है। देखिए, राजघाट के साथ बिल्कुल ये गांधी दर्शन समीप में है और यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से गांधी शिल्प मेला लगाया गया है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी, खाने पीने इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। शिल्प मेले में भाग लेने आए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय में वरिष्ठ निदेशक सोहन कुमार झा ने कहा कि ये मेला धरोहर, कला और संस्कृति का अनूठा संगम है, जो आर्टिजन्स को बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रहा है। इस मेले का मुख्य मकसद है अपने आर्टिजन्स को, अपने वीवर्स को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना और लोगों को डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। गांधी शिल्प मेले के होस्ट और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद ने कहा कि मेले में देश भर से आए आर्टिजन्स को मुफ्त में स्टॉल दिए गए हैं ताकि इनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके। कोई इसका चार्ज भी नहीं लगता है और ऐसे प्राइम जगह पर इस तरह का स्टॉल मिलना, वो भी निःशुल्क मिलना, तो कहीं ना कहीं एक जो उस तरह के लघु उद्योग वाले शिल्पकार हैं उनको भी प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का कार्य भारत सरकार इस मेले के माध्यम से कर रही है। शिल्प मेले में एक ही स्थान पर हर तरह के उत्पादों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे खरीदार भी काफी उत्साहित दिखे। पेंटिंग्स देखी, हैंडमेड ज्वेलरीज देखी, ये साड़ी, ड्रेसेस, ये सब देखा। इस एग्जीबिशन से हम जैसे लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उसके लिए आईएनए या दिल्ली हाट का वेट नहीं करना पड़ता है। हमको भी लगता है ना ऐसी एग्जीबिशन लगेगी तो हम भी दुकान लगाते हैं यहाँ पे। देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगरों ने अपने यहाँ स्टॉल लगाए हैं, जो उनके उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केट उपलब्ध कराने में मददगार होंगे। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आके और हमारे लिए तो ये फर्स्ट टाइम स्टॉल था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी सर को, गांधी शिल्प जो मेला में हम लोगों को बुलाए हैं। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित गांधी शिल्प मेले में देश के हर राज्य से आए कारीगरों के शिल्प कला, हथकरघा और दस्तकारी से जुड़े इको फ्रेंडली व खादी उत्पादों के स्टॉल लगे हैं, जो अपने अपने राज्य के उत्पादों के कलात्मक रंगों से देश की विविधता में एकता के साथ
एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बन रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को एक बड़ा बाजार मिलता है, वहीं दूसरी ओर खरीदारों के आने से रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत यात्रा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। मोदी सरकार की गारंटी की प्रतीक विकसित भारत संकल्प यात्रा को ICAR के सभी स्थानों और देश के कृषि विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत यात्रा के जरिए किसानों को केंद्र प्रेरित योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बजराज सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास को रेखांकित करती इस यात्रा के जरिए न केवल किसानों को, पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं का फायदा दिलाया जा रहा है, बल्कि केंद्र की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी के तौर पे जानकारी भी दी जा रही है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह। सर, अगर बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री के सपनों के नए भारत की एक संकल्प यात्रा है जो 2047 में प्रधानमंत्री नया संकल्पित भारत देखते हैं, उसकी प्रतिमूर्ति के तौर पे इसको आयोजन कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं कृषि क्षेत्र में ICAR के तमाम KVK इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं इस यात्रा के लिए किसानों को फायदे के संदर्भ में? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उसके द्वारा चलाया गया है, उनके प्रयासों से। और इसका जो शुरुआत 15 नवंबर से हुई और ये 25 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो इसमें कुल मिला के ये है कि हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और ICAR के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं और हर ज़िले में ये यात्रा निकलेगी। तो इसमें सारी जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की कृषि से संबंधित, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा का पूरा वो जो है ना पोस्टर्स के जरिए उनको दिखाया जाना, वो सब इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। और कोई किसान भाई अगर इसमें आना चाहे तो इस संकल्प यात्रा में कोई युवा आना चाहे तो भाग ले सकता है और आके देख सकता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में। और अगर वो किसी योजना से वंचित है तो ऑन स्पॉट भी वो उसमें भागीदारी कर सकता है और अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकता है। तो इस प्रकार से जो 2047 तक विकसित भारत जो डेवलप करना है उसके रूप में, शुरुआत के रूप में इस संकल्प यात्रा को शुरू किया गया है। ये यात्रा तकरीबन 2,55,000 ग्राम पंचायतों से गुजरेगी और इतने ही शहरी निकाय हैं जो मुख्य उनसे गुजरेगी। तो उससे निश्चित तौर पर न केवल लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी मिल रही है, बल्कि जो अपात्र लाभार्थी हैं वो दूर हो रहे हैं और पात्र लाभार्थी वो बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक शुरुआत है कि बहुत सारे ऐसे गाँव में लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। लेकिन अब जब ये यात्रा जितना बड़ा नंबर, 2.5 लाख से ऊपर बड़ा नंबर इतने गाँव से होकर गुजरेगी, तो निश्चित रूप से जो लोग वंचित रह गए, जिनको जानकारी नहीं थी ऐसी योजनाओं की, ऐसे कार्यक्रमों की, तो वो इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री 2047 के नए सपनों का भारत लेकर चल रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित हो रही है। 2047 में युवाओं के कंधे पर जो भारत होगा वो राष्ट्र निर्माण के एक नए स्तंभ होंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे नवाचार, बहुत विकास करना पड़ेगा ताकि 2047 जब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की परिकल्पना की है उसके अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में भी विकास करें। और ये नहीं सिर्फ आत्मनिर्भर हों, बल्कि निर्यात के अंदर भी एग्रीकल्चर का आने वाले समय में 27 साल में या 24 साल जो बचे संकल्प यात्रा के उसके अनुसार 47 के अनुसार, उसमें भारत बड़े पैमाने पे आगे बढ़े निर्यात के अंदर कृषि द्वारा जो है ना। तो ये तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए एक और जहां देश भर में गाँव, गरीब और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र प्रेरित योजनाओं के प्रचार प्रसार से आम जन को इसका फायदा भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और हरियाणा के रोहतक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन दिनों देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश प्रभारी आलोक ने पिछले दिनों रोहतक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहरी क्षेत्र में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस चूल्हे भी वितरित किए गए। चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, सिलेंडर सब चीज मिले मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं। सिलेंडर, चूल्हा, गैस, रेगुलेटर, कॉपी सब कुछ मिला है, ना कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई पैसे ले लिए, फ्री मिला। ये यात्रा हरियाणा के सभी 22 जिलों में गांवों और शहरों में की जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आलोक ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि पात्र व्यक्तियों को हर योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा के 22 जिलों में, गांवों में और शहरों में ये जो वैन है वो जाएगी। मूल उद्देश्य ये है कि हर योजना में सैचुरेशन पॉइंट, कहने का अर्थ है अगर कोई योजना से लाभान्वित किसी व्यक्ति को होना है तो उस योजना का लाभ उसे दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। नगरीय इलाकों में जो वैन है और जो ग्रामीण इलाकों में वैन है उनमें थोड़ा अंतर है, दोनों की योजनाओं में चूँकि अंतर होता है। और मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में जो लोगों का उमंग है उसके तहत अभी हम भारत में मैक्सिमम राज्यों में सबसे ज़्यादा जो आम जनता उभर के आ रही है वो हरियाणा में आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा को लेकर जनता की राय भी सामने आ रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार जो भी योजना चला रही है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अयोध्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर निकले अजय मिश्र ने एक ऐसे उद्यमी से बात की है जिन्हें खादी की योजनाओं के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फोकस का लाभ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक फोकस ये भी है कि देश को विकास के साथ साथ लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ा जाए। मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने अपना उद्यम शुरू किया। हमने 2015-16 में हमने स्टार्ट किया था काम। तो आज हमारी बहुत बेमिसाल इसकी पकड़ ज़बरदस्त है। ये जूट का चप्पल का और जूट का और भी नए नए आइटम हम इसमें डिजाइन में काफ़ी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अभी आप खुद डिज़ाइन करते हो, कैसे आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से खादी जैसी योजनाओं का लाभ कैसे मिला? जी, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से मोदी सरकार के बहुत बड़ा इसमें योग में आने के बाद हम लोगों ने कुछ सोचा, युवा की उस टाइम थे तो हमने सोचा कुछ नया बनाया जाए जो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है जनता के लिए। जनता वास्तव में आजकल लेडीज़ में वास्तविक एक चीज़, नया चीज़ कुछ देखना चाहती है। तो इसका मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बिक्री हमारी है, बहुत ज़बरदस्त बिक्री। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप खुद डिज़ाइन करते हैं और कुछ नई चीज़ आप लेकर के आया, बड़ा ड्यूरेबल भी दिख रहे हैं इसमें। लेकिन आप डिजिटल पेमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल डिजिटल कर रहे हैं सर। इससे तो बहुत ज़्यादा ही सुविधा है। रात दिन कहीं भी आपके पास पैसा ना हो, बच्चे बाई चांस पसंद आ गया है, आपके पास जेब में भले 1 रुपया ना हो तो आप फिर भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है जो ये सभी के पास है आज के डेट में डिजिटल। तो जो पसंद आया तुरंत उन्होंने डिजिटल कर दिया इसमें। इससे क्या है, हम लोगों को रात दिन में कोई पता, कभी कोई परेशानी, कोई संकट किसी प्रकार की आ जाए, कहीं फंस जाए आदमी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है ये चीज़। गुप्ता जी बहुत धन्यवाद। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वो जो उसकी विकास की जो गाड़ी है वो गारंटी की गाड़ी अब अयोध्या में आ चुकी है। और अयोध्या में ये खादी ग्रामोद्योग का मेला है, जिसमें बता रहे हैं लोग कि जो डिजिटल पेमेंट है उनसे काफ़ी सुविधाएं मिली हैं और जो स्वरोजगार के साथ साथ जो खादी के साथ जुड़ी योजनाएं हैं उनका भी उन्होंने जम करके फ़ायदा उठाया है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोरांजी मंडी में 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,430 रुपए। 21 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,330 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,325 रुपए। 21 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए हो गए। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 20 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,800 रुपए। 21 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के कारोबार में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को मूंगफली का भाव 7,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ मंडियों में उड़द के भाव में गिरावट दर्ज की गई। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को बिना किसी बदलाव के 7,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में उड़द की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 दिसंबर को उड़द का भाव 8,750 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 20 दिसंबर को उड़द का भाव रहा 8,500 रुपए, जो कि 21 दिसंबर को 900 रुपए की कमजोरी के बाद 7,600 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 20 और 21 दिसंबर को उड़द की खरीद बिना किसी उतार चढ़ाव के साथ 9,050 रुपए पर हुई। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब के किसान इस समय 21 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल के जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही गेहूं की फसल में फलारिस माइनर के प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में मैग्नीज की कमी के कारण पत्तियों में पीलापन दिखाई दे तो फसलों पर मैग्नीज सल्फेट का छिड़काव करें। पंजाब में ही जल्दी बोई गई सरसों में प्रति एकड़ 45 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के साथ डालें और जो किसान अभी बुआई करने वाले हैं वो 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय डालें। पंजाब के किसान इस समय मौसम में आलू की नियमित निगरानी करते रहें और यदि उनमें वायरस का प्रभाव दिखे तो उसे उखाड़ कर नष्ट कर दें। पंजाब में इस समय पछेती फूल गोभी की बुआई की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम, लहसुन और मटर की बुआई के लिए ये समय सबसे अच्छा है। किसान मटर में पंजाब 89 और मीठी फली जैसे किस्मों का चुनाव करें। पंजाब में ही जल्दी और ज़्यादा उपज के लिए टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है।
वहीं हरियाणा के किसानों को सलाह है कि वो गेहूं की अच्छी किस्मों के प्रमाणित बीजों की व्यवस्था कर लें ताकि समय पर बुआई हो सके। इसके साथ ही किसानों को गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज, हैप्पी सीटर या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक अपनाने की भी सलाह दी जाती है। हरियाणा में ही इस समय किसान सरसों की पछेती किस्मों की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा 35 से 40 दिनों की हो चुकी सरसों की पहली सिंचाई करें। साथ ही 35 किलोग्राम यूरिया की शेष मात्रा भी डालें। यहीं ये समय बरसीम की बुआई के लिए उपयुक्त है। हरियाणा में ही इस समय अधिक पैदावार लेने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी जैसी सब्जियों की तुड़ाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 9 विधायक मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयाल दास बघेल शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी संबंधी धन शोधन मामले की जांच में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। केरल में एक दिन में कोविड के 265 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पूरे देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2997 है। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा है कि आने जाने पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर हो गई है। इसको लेकर एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के दून अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 2 जवान भी घायल हो गए हैं और इलाके में आतंकी घात लगाकर बैठे हुए थे और भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया और जवाब में सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। रिहर्सल में जवान कदम ताल मिलाते नजर आए। और प्रभु यीशु के आगमन को लेकर देश विदेश में उत्साह चरम पर है। ईसाई समुदाय के लोग इसके लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। कोलकाता में पार्क स्ट्रीट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।